नमस्कार मित्रों, आज हम रासायनिक खाद के दुष्प्रभाव के बारे में जानेंगे कि कैसे रासायनिक खाद फसल, मिट्टी, पशु, पक्षी, जल, जीवन, जैव विविधता को प्रभावित करता है और ग्रीन हाउस गैस को बढ़ावा देता है। किसी भी समस्या का हल तभी निकाला जाता है जब वह समस्या यूनिवर्सल हो जाती है। शायद भूतकाल में भी लोगों की बढ़ती संख्या के कारण भोजन का अभाव होने लगा होगा। उसी से मिट्टी की उर्वरता को ध्यान में रखते हुए रासायनिक खाद का खोज किया गया होगा। इसके पहले भी लोग मिट्टी को ऊर्जा देने के लिए अन्य प्राकृतिक उपाय करते थे। हेबर नाम के वैज्ञानिक ने सोचा, हवा में नाइट्रोजन तो होता ही है और प्लांट्स के पोषण के लिए नाइट्रोजन चाहिए। तब उन्होंने वर्ष 1913 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया बनाया, जिस कार्य के लिए उन्हें आगे चलकर नोबेल प्राइज भी मिला। और रासायनिक खाद के माध्यम से मिट्टी में पोटेशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन की पूर्ति होने लगा। मिट्टी के द्वारा भी अधिक पैमाने पर खाद्यान्न का उत्पादन भी होने लगा, लेकिन मिट्टी में नाइट्रोजन की भूख बढ़ती ही जा रही थी। आगे स्थिति ऐसा बना कि बिना रासायनिक खाद के फसल पैदावार होता ही नहीं था, जिसके कारण पूरे दुनिया में केमिकल इंडस्ट्री की स्थापना होने लगी। भारत में भी पहले ही केमिकल फर्टिलाइजर फैक्ट्री की स्थापना 1930 के दशक में कर दिए गए थे, क्योंकि उस समय भारत के बंगाल प्रांत में अकाल के कारण भुखमरी की हालात पैदा हो गई थी। आजकल कृषि कार्य में प्रयोग होने वाला फर्टिलाइजर यूरिया, डाई अमोनिया फास्फेट, सुपर फास्फेट, जिंक सल्फेट और पोटाश है। ये केमिकल मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाकर फसल के उत्पादन क्षमता की वृद्धि करते हैं। अब वैज्ञानिकों के शोध के बारे में जानते हैं। लिंडेमान नाम का एक इकोलॉजिस्ट, जिन्होंने विशेष रूप से पारिस्थितिकी के क्षेत्र में शोध किया था, इस रिसर्च में उन्होंने फूड वेब के बारे में बताया है, जिसे 10% का नियम भी कहा जाता है, जिसमें बताया गया है कि एक पोषक स्तर का उपभोग की गई ऊर्जा का केवल 10% ही ऊर्जा स्तर में स्थानांतरित होता है। मतलब कि जिस मिट्टी में आप अनाज पैदा करने के लिए खाद का प्रयोग करते हैं, यदि आप 100 किलोग्राम यूरिया खाद का प्रयोग करते हैं तो 10 किलोग्राम रासायनिक खाद आपके फसल उत्पाद में मिट्टी से अवशोषित कर लिया जाता है। रासायनिक खाद के प्रयोग में चाइना पहले स्थान पर और इंडिया दूसरे स्थान पर है। इंडिया अपने रसायन का आयात लगभग 175 देशों से करता है। इस केमिकल फर्टिलाइजर के प्रयोग से पैदावार तो बढ़ता ही है, लेकिन अब उपज कम और जमीन बंजर होने की शिकायत भी बढ़ रही है। एक शोध के अनुसार एक अकेला किसान पिछले 5 दशक में 6,610 किलोग्राम यूरिया इस्तेमाल कर चुका है, जबकि पूरे देश में लगभग 196 मिलियन टन यूरिया का इस्तेमाल कर चुका है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि भारत हर साल करीब 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य में नाइट्रोजन का प्रयोग करता है। खेतों में यूरिया, कीटनाशक और फर्टिलाइजर के प्रयोग से आसपास में पाए जाने वाले पक्षी, खेती के लिए मित्र कीट भी समाप्त हो रहे हैं। यह यूरिया और कीटनाशक मिट्टी के साथ नदियों और तालाब में पहुंचते हैं, जिससे पानी जहरीली हो जाती है। जिस प्रदूषित जल को पीने से बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसे बीमारियां हो रही है। इस बीमारी से ग्रसित बच्चों के खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और नाइट्रेट हीमोग्लोबिन के प्रभाव को बाधित कर देता है। इससे बच्चों में बार बार डायरिया, श्वसन तंत्र में गड़बड़ी और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां सामने आ रही है। नाइट्रोजन प्रदूषण केवल मिट्टी के स्वास्थ्य को ही प्रभावित नहीं करता है, बल्कि यह नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में ग्रीन हाउस गैस को बढ़ावा भी देता है। ग्रीन हाउस गैस के रूप में CO2 के मुकाबले नाइट्रस ऑक्साइड 300 गुना अधिक प्रभावशाली है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन में इसका बड़ा योगदान है। रासायनिक खादों के अंधाधुंध प्रयोग से भूमि की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है। फसल में रोग, जलीय जीव और वनस्पति को नुकसान पहुंच रहा है, जिससे जैव विविधता बुरी तरह प्रभावित हो रही है।